चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे, ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे होंगे। और बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशंस के लिए बेटा जहाँ पर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारा चैनल, उसी के बगल एक बेल आइकॉन बना होगा, उसको आप ज़रूर बच्चे बेल आइकॉन को टिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही मेरी नई वीडियोज़ आए आपको मिले। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे हमारे ऑनलाइन है, बड़ा प्यार आप लोगों का मिल रहा है बच्चे, और उम्मीद है ये प्यार आप बनाए रखिए बेटा, और पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। ठीक है, तो चलो और बच्चे टाइम ना वेस्ट किया जाए, सीधा टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। ये भी बता दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हम मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के नाम से जानते थे। और इस एडवेंचर ग्रुप के बारे में भी आपको मैंने बताया था, 1599 में मिल्टन हाल नामक एक व्यक्ति भारत आया था। और जब वो भारत आया सर, तो भारत से जब वापस लौट कर वो इंग्लैंड गया, तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ही उस कंपनी को बच्चे 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था। यहाँ तक हो गया था। मैंने बच्चे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको बताया। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए और ये हमको बताएंगे कि प्लासी का युद्ध बच्चे कितने लोगों के मध्य लड़ा गया था, कितने लोगों के बीच हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ कहाँ था, प्लासी का युद्ध किस डेट को हुआ था, कितने घंटे ये युद्ध लड़ा गया था। क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन सा बच्चे ब्रिटिश अधिकारी था जो इस युद्ध को बच्चे जीता था, और कौन सा ऐसा बंगाल का नवाब था जो ये युद्ध पराजित हुआ। इतने क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी हमारे कमेंट्स बॉक्स में आना जाना चाहिए बच्चे। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट्स करना शुरू कर दो, जल्दी से करिए। बैटल ऑफ प्लासी किस डेट को लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, कितने घंटे युद्ध चला, जल्दी से आइए बच्चे। और हमारा टॉपिक पहुंच गया था बच्चे बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हमें लड़ना था। ठीक है, और जो बक्सर का युद्ध है बच्चे मैंने आपको बताया था, चलिए देखा जाए। बक्सर का युद्ध बच्चे, ठीक है, जल्दी जल्दी हमारे बच्चे कमेंट्स में करिए कि बक्सर का युद्ध कितने अक्टूबर को लड़ा गया। ठीक है, जल्दी से। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, आपका आंसर ही बच्चे होगा। मैंने कहा था कि बैटल का बक्सर का युद्ध दो लोगों के मध्य लड़ा गया था बच्चे। एक व्यक्ति भाग लिया था जिसका नाम संयुक्त सेना था, ठीक है, और दूसरी तरफ से बच्चे एक अंग्रेज बच्चे का था जिसका नाम हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो, ध्यान से देखिएगा बच्चे। और एक सेना संयुक्त सेना। अब संयुक्त सेना में बच्चे 3 ग्रुप शामिल था। एक मुगल सम्राट शाह आलम, क्या नाम था बेटा मुगल सम्राट का? शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, बंगाल का पूर्व नवाब, याद रखिएगा मीर कासिम। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब बच्चे प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में मैंने कल आपको बताया था। प्लासी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव साहब ने मीर जाफर को बंगाल का क्या बनाया? नवाब बनाया था। और मैंने कहा था कि जब बेंसीटार्ट आया, बेंसीटार्ट से बच्चे और मीर जाफर से थोड़ी सी अनबन हो गई, तो बेंसीटार्ट साहब ने बच्चे मीर कासिम को बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। बच्चे मीर कासिम ने बंगाल के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचा, और ये सोचने लगा कि अगर अंग्रेज धीरे धीरे हमारे भारत देश पर या बंगाल पर हावी होते चले जाएंगे, तो आने वाले बच्चे कल में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस वजह से बच्चे मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया कि इनको किसी तरह भारत से बाहर किया जाए। लेकिन बच्चे बेंसीटार्ट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने मीर कासिम को हटाकर बच्चे पुनः मीर जाफर को बंगाल का दोबारा क्या बना दिया? नवाब बना दिया। बच्चे इतना पॉइंट्स तक कल क्लियर हो गया था। अब मीर जाफर और मीर कासिम के बीच के जो संबंध थे वो भी मैंने कल बताया बेटा। दामाद कहा जाता था किसको? मीर कासिम को। किसका दामाद था? मीर जाफर का। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, बेंसीटार्ट साहब के ही कार्यकाल में एक युद्ध हो गया जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ध्यान से देखिएगा बच्चे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आप तुरंत रिजल्ट लगाओगे सर बेंसीटार्ट था। कौन था बच्चे? बेंसीटार्ट था। ध्यान से देखिएगा, बक्सर का युद्ध डेट आप बताओगे। क्लियर? दूसरी चीज, बक्सर कहाँ है? बिहार में है, ये भी मैंने बताया था। बक्सर कहाँ है? बिहार में है बच्चे। बिहार की राजधानी जल्दी से बताई जाए।
ठीक है, बिहार की राजधानी बहुत जल्दी बताया जाए बच्चे, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि बक्सर कहाँ है, बिहार में है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में लड़ा गया। कितने लोगों के बीच, दो। हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से कौन सी सेना गई बच्चे, संयुक्त सेना बच्चे, और एक अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया एक मुगल सम्राट था जिसका नाम शाह आलम था, क्लियर हो जाएगा। एक बंगाल का पूर्व नवाब जिसका नाम मीर कासिम था बच्चे, और उसी समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था बच्चे, सुजाउद्दौला था। मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए आप लोगों को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल पूर्व नवाब मीर कासिम, और बच्चे अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इन तीनों लोगों ने मिलकर लखनऊ में बच्चे एक सेना बनाई, संयुक्त सेना, और यही संयुक्त सेना बच्चे बक्सर में 1764, डेट आप बताएंगे। बिहार में गंगा नदी के किनारे थोड़ी दूर पर बच्चे लड़ बैठे हेक्टर मुनरो से। हालांकि बच्चे इस युद्ध में संयुक्त सेना पराजित हो गई, और यह युद्ध भी बच्चे अंग्रेजों ने कर लिया, क्लियर हो जाएगा। जब अंग्रेजों ने यह भी युद्ध जीता, तो इससे पहले बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्लासी का युद्ध, ध्यान से देखिए, इसको जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देखिए बेटा। अंग्रेज सेनापति था, कमांडर इन चीफ कहा जाता है सेनापति को, यह भी मैंने आपको बता दिया। जल्दी से देखिए, उम्मीद है देख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब बक्सर का युद्ध भी जीत लिया अंग्रेजों ने, तो इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था प्लासी का युद्ध जीता। प्लासी के बाद बच्चे एक युद्ध अंग्रेजों ने और जीत लिया, बक्सर। बक्सर कहाँ था बच्चे, बिहार में था। प्लासी कहाँ था, बंगाल में था, क्लियर हो जाएगा। ये युद्ध हुआ था 1757 को बच्चे, ठीक है, और ये युद्ध हुआ हमारा 1764 को बच्चा, ठीक है। अब देखिए दोनों युद्ध के बाद क्या हुआ बच्चे, एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जो बहुत बड़ा भारतीय क्षेत्र था, वो अंग्रेजों के अधीन हो गया बेटा। किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। चलो ये भी हो गया होगा। आगे बढ़ते बच्चे, 1765 में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे, अगर आप चाहो तो निकल सकता है। कॉपी पेन तो जरूर होगी, मैं डेली बोलता रहता हूँ बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, 1765 में बच्चे एक बार फिर से रॉबर्ट क्लाइव, 1765 में एक बार फिर से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का बेटा क्या बना, गवर्नर बना। और जब ये बंगाल का गवर्नर बना बेटा, तब इसने क्या किया सर, क्योंकि अंग्रेजों ने 2 युद्ध जीता बच्चे, बंगाल पर भी कब्जा कर लिया और बिहार वाले क्षेत्र पर भी उन्होंने क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। अब बहुत बड़ा क्षेत्र, मैंने कहा बच्चे कि बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गया, और जब ये चीजें इनके पास आ गई, और रॉबर्ट क्लाइव जब पुनः 1765 में बंगाल का फिर क्या बना बेटा, गवर्नर, तब इसने सर क्या किया कि अब इसने एक ब्रेक लगाया, कि दिमाग लगाया कि सर क्यों ना अब इन क्षेत्रों से हमें क्या राजस्व, इसे रेवेन्यू कहते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सरकार की इनकम होती है बेटा, क्लियर। अब यहाँ पर सर क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना सर इन क्षेत्रों से राजस्व भी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया जाए। ये प्लान बच्चे बना 1765 में। अब 1765 से ठीक 1 साल पहले बच्चे, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध में शाह आलम मुगल सम्राट भी पराजित हुआ था, और अवध का नवाब भी पराजित हुआ था बच्चे, और आपके क्या कहते हैं, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम भी पराजित हुआ था बेटा। तो अंग्रेजों ने यहाँ से प्लान बनाया कि क्यों ना सर अब राजस्व वसूलने का भी काम शुरू कर दिया जाए। इसी को बच्चे क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव साहब ने कुछ और नहीं किया, उन्होंने बेटा बंगाल में डायरकी या बंगाल में 1765 में ही बच्चे बंगाल में उसने एक शासन लगा दिया, जिसे हम कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन को बच्चे डायरकी बोला जाता है, कह सकते हो, या डुअल गवर्नेंस। यानी यहां पर बच्चे 2 रूल बना दिया गया। एक जो बच्चे हैं, जो हमें कर देना होगा वो बच्चे अंग्रेजों को भी देना होगा, और हमें लोकल नवाब को भी देना होगा।
लोकल लोगों को भी देना होगा, यानी सीधा सा कह सकते हो बच्चे, अब एक टैक्स हमारे बच्चे वसूले जाएंगे हमसे अंग्रेजों द्वारा, और टैक्स हमसे बच्चे लोकल गवर्नमेंट वसूलेगी, जिसे आप बंगाल का नवाब भी कह सकते हो बच्चे। इसी जो डुअल चीज़ों को लागू किया गया बेटा, इसी डुअल गवर्नेंस को हम क्या कहते हैं, द्वैध शासन। द्वैध शासन को ही हम क्या कहते हैं, डायरकी कहते हैं। अब ये द्वैध शासन बच्चे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पूछा का है कि द्वैध शासन सबसे पहली बार या सबसे पहले, द्वैध शासन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए। जल्दी से बताएं कि द्वैध शासन भारत में सबसे पहले किस प्रांत में लागू किया गया, जल्दी से बच्चे बताएंगे। द्वैध शासन भारत में सबसे पहले किस राज्य में या किस क्षेत्र में या किस प्रांत में लागू किया गया। चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर द्वैध शासन की बात किया जाए तो बच्चे सबसे पहले द्वैध शासन लागू कहाँ होगा, बंगाल में होगा। लेकिन बच्चे अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सर हमको बताया जाए कि कौन से एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रांतों में लागू हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे भी बच्चे। एक क्वेश्चन यहीं पर तुरंत बता दे रहा हूँ, सबसे पहले द्वैध शासन बच्चे कहाँ, कहाँ, बंगाल में कब लागू हुआ, 1765 में लागू हुआ। द्वैध शासन को डुअल गवर्नेंस कहते हैं, यानी कि दोहरी कर प्रणाली शुरू हो गई। एक बच्चे हमें कर अंग्रेजों को देना पड़ा और एक कर लोकल गवर्नमेंट को हमने देना शुरू किया बेटा, और इसी को हमने द्वैध शासन किया, इसे ही डायरकी कहा जाता है बच्चे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, कभी भी आ जाए कि सर जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल कर रही थी, उसका प्रमुख किसे बनाया गया, तो उसका प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट नाम था बच्चे, राय दुर्लभ जी को दिया गया। ये काम किसको दिया गया, राय दुर्लभ जी को दिया गया, और अंग्रेजों को राजस्व। बच्चे सबसे पहली बार बेटा द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1765 में। अब एक और क्वेश्चन आया कि सर बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया, तब एक बड़ा नाम आएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान से देख लो जल्दी से। द्वैध शासन, डुअल गवर्नेंस, डायरकी के नाम से दो कर सिस्टम बना दिए गए, क्योंकि बच्चे बक्सर युद्ध के बाद अभी एक इलाहाबाद की संधि में मैं 1 मिनट के लिए बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। और फिर बस यहाँ से निकाल लो, दो है, लोकल गवर्नमेंट में टैक्स बच्चे वसूलने का अधिकार किसको दिया गया, राय दुर्लभ साहब को प्रमुख बनाया गया। फिर अंग्रेजों ने अपना किया, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन लागू कर दिया। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ। मुझे लगता है इतनी चीज आपकी डन हो गई होंगी बेटा, ठीक है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये नाम जरूर आप याद रखिएगा। कभी कभी हिंदी में बच्चे द्वैध शासन ना लिखकर डायरकी लिख देता है, तो फिर कंफ्यूजन मत रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव, और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ। रफ कर दे रहे हैं बच्चे। अब ध्यान से सुनना बच्चे 1 मिनट। हमने कहा कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था बच्चे, तो 3 लोग पराजित हुए थे, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम, और बच्चे आपके अवध के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला। जब ये तीनों लोग बच्चे पराजित हो गए, तब ध्यान से देखिएगा 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आया, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया बच्चे, एक संधि कर डाली जिसका नाम था बच्चे इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि की गई, संधि को ट्रीटी बोलते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब ये इलाहाबाद की संधि बच्चे कब की गई, तो इलाहाबाद की संधि की गई बच्चे 1765 ईस्वी में की गई। कितने लोगों ने मिलकर किया सर, 3 लोगों ने इस संधि पर सिग्नेचर किए थे बच्चे। एक आपके मुगल सम्राट शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, एक बच्चे आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और एक आपके बच्चे अंग्रेज अधिकारी का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान से देख लीजिए। और इसी बच्चे संधि में अंग्रेजों को एक भारत में अधिकार मिला राजस्व वसूलने का अधिकार।
प्राप्त हुआ। जल्दी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि कब हुई सर? 1765। 3 लोगों ने मिलकर इस पर सिग्नेचर किया, शाह आलम द्वितीय ने बेटा, अवध नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेज अधिकारी या कह सकते हो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इस बच्चे क्या कहते हैं, इलाहाबाद संधि में कहा गया कि अंग्रेजों को भी राजस्व वसूलने का, और इसी राजस्व को बच्चे 2 प्रकार से बना दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि कुछ राजस्व स्पेशली हमें मिले बच्चे और कुछ लोकल गवर्नमेंट को मिले, तो यहीं से जब बच्चे राजस्व वसूलने का अधिकार हुआ तो यहीं से बच्चे द्वैध शासन निकल कर आया। डायरकी लगाया गया 1765 में, और डायरकी किसने शुरू किया बच्चे? रॉबर्ट क्लाइव ने। सबसे पहले कहां लगा? बंगाल में। इतना तक हो गया था, जल्दी देख लीजिए। हो गया। यहीं से बच्चे क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा जो ये राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ बेटा, यही का जो है, यहीं से बच्चे अंग्रेजों ने बम्पर तरीके से या कह सकते हो भयंकर तरीके से बंगाल को लूटना शुरू कर दिया बच्चे। याद रहेगा, यहीं से भारत को लूटना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया बच्चे, यानी 1765 से द्वैध शासन लगाने के बाद। और इसी कार्यकाल को बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसी कार्यकाल को या इसी काल को भारत की लूट कहा जाता है। इसी काल को भारत की क्या कहा जाता है? लूट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखते रहिए। अब ये लूट थी बच्चे, भयंकर तरीके से भारत में अंग्रेजों ने लूटपाट शुरू कर दिया। और जब भारत देश में लूटपाट शुरू हो गया बच्चे, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि भारत देश में व्यापार अंग्रेज भी कर रहे थे और बहुत अन्य सारे लोग भी बच्चे, जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी वो भी भारत में बच्चे क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। जब अंग्रेजों ने बच्चे बंगाल में भयंकर लूट मचाया, तो ये लूट की कहानी जो बच्चे थी, यही बच्चे क्या कहते हैं मैटर जब हुआ, क्या कह सकते हो, जो भारत की बम्पर तरीके से यहाँ के गवर्नरों ने लूट मत मचाई, तो ये बात सीधा सा बच्चे ब्रिटेन पहुंच गए। जब ब्रिटेन पहुंची ये बात बच्चे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कंपनी को बच्चे ध्यान से देखिएगा बेटा, कंपनी को इस अनयूजुअल काम के लिए बच्चे या कह सकते हो इस लूट को बंद करने के लिए ही बेटा उन्होंने रूल रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए। क्लियर हो जाएगा। और रूल रेगुलेशंस का मतलब था, उन्होंने कहा कि यार जो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया है हमारे लोगों ने, इस द्वैध शासन को ही सबसे पहले वहां पर क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। भाई अभी द्वैध शासन पूछा जाए कि वर्तमान में कहां लागू है, तो आपका रिजल्ट आएगा बेटा केंद्र में। अभी आप देखते हो सर कि हमें कुछ टैक्सेस केंद्र को देने होते हैं और कुछ है, जैसे एक नाम दे देते हैं आजकल, बहुत आजकल चला है जीएसटी बेटा। अब जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, और कुछ डायरेक्ट टैक्सेस भी हमारे लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस अलग होते हैं बेटा, और राज्य गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर अभी पूछा जाए कि सर दोहरी कर प्रणाली क्या भारत में लागू है, यस लागू है सर। कहाँ लागू है, केंद्र में लागू है। 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत इसे लगाया गया था। केंद्र में कब बच्चे, केंद्र में हो गया, राज्य में कब लगाया गया था, तो 1990 बच्चे एक्ट के तहत लगाया था। इस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो द्वैध शासन जो भारत की लूट मची हुई थी बच्चे, ये जब बातें कहां तक, ब्रिटेन तक पहुंच गई, तो ब्रिटिश सरकार ने बच्चे कहा क्यों ना शासन प्रणाली अब अपने अनुसार चलाया जाए, क्योंकि अब जो अभी तक बच्चे कंपनी जो देख रेख कर रही थी, क्यों ना कंपनी के अधिकार को थोड़ा सा सीमित किया जाए, नहीं तो हमारी भी रेपुटेशन खराब हो गई। और बच्चे जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत में काम कर रही थी, ध्यान से सुनना बेटा, यूरोपीय कंपनी जो काम कर रही थी, यूरोपीय कंपनियों ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया कि ये अंग्रेजों की एक बच्चे वैमनस्यता है भारत के प्रति, ये कार्य अच्छा नहीं है। क्लियर हो जाएगा। जब ये कार्य अच्छा नहीं था बेटा, अब एक क्वेश्चन और बेटा, ब्रिटिश कंपनी कितनी युद्ध लड़ी बेटा, 2 युद्ध लड़ी थी। और ब्रिटिश कंपनी बच्चे जब 2 युद्ध लड़ी, तो इसको थोड़ी सी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इसका क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र बढ़ गया बेटा। अब इसको बच्चे कुछ पैसे की आवश्यकता थी, तो कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चे ब्रिटिश सरकार से, किससे बेटा, ब्रिटिश सरकार से 14 लाख पाउंड को बच्चे कर्ज के रूप में उधार मांगा। और जब ये बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंची बच्चे, और इधर से भी एक पॉइंट पहुंच रहा था कि यार ये लोग भयंकर भारत में लूटपाट मचाया हुआ है, तो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश बच्चे कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट का निर्माण किया, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक क्वेश्चन है सर, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले बच्चे द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए बच्चे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को कहाँ भेजा गया बच्चे? भारत भेजा गया। और भारत में वारेन हेस्टिंग ने बच्चे 1772 में ही एक प्रणाली जो लागू हुई थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था बच्चे, क्या नाम था? द्वैध शासन था। द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग साहब ने भारत में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 2-3 चीज़ें देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। जल्दी से देखिए, मैंने आपको द्वैध शासन के बारे में बताया कि 2 कर का प्रावधान कर दिया गया, एक ब्रिटिश बच्चे कंपनी के कोष में जाएगा, एक लोकल गवर्नमेंट में मैंने राय दुर्लभ साहब का नाम बता दिया। मैंने कहा द्वैध शासन को डायरकी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया बच्चे। खट से रिवीजन तुरंत। सबसे पहले द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ? बंगाल में लागू हुआ। बंगाल में कब लागू हुआ? 1765 में लागू हुआ। फिर बच्चे मैं पूछूं कि 1765 में अंग्रेज बच्चे गवर्नर कौन था, तो आपका तुरंत रिजल्ट आएगा रॉबर्ट क्लाइव होगा सर। फिर मैंने कहा कि बच्चे 1772 में एक नया गवर्नर आया जिसका नाम वारेन हेस्टिंग था। अभी मैंने क्या नाम लिखा था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने ही बच्चे 1772 में, किसने? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में से द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर हुआ इतना? मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों को। कमेंट्स में डन लिख दीजिए, कमेंट्स में डन लिखिए, डन लिख दीजिए कमेंट्स में कि सर ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिए। मिटा दे रहे, रफ कर रहे हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड सर। ठीक है, अब बच्चे हम पुराने टॉपिक पर पढ़ते हैं। हमने कहा था कि भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है बेटा, ये 2 भागों में बांटा गया था। मैंने कहा था एक जब हम कंपनी के और एक जब हम क्राउन के अंतर्गत हो जाएंगे बेटा। क्लियर हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि क्राउन के यानी महारानी के हम गुलाम बनेंगे 1858 से बच्चे, और कौन से सन तक? 1947 तक बनेंगे। और बच्चे कंपनी का कार बच्चे वैधानिक रूल स्टार्ट होगा 1773 से और ये चलेगा बच्चे 1858 तक। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए सर, हमने इतनी बात कर लिया, मैंने पूरी थीम भी बता दी। अब बच्चे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात होती है, जो भारतीय संवैधानिक विकास की बात होती है, अब हम यहाँ से सर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? इलाहाबाद की संधि हो गई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा? द्वैध शासन भी मैंने बता दिया। क्लियर? किसने लगाया, किसने समाप्त किया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहाँ पर मिटा दे रहे, इसे रफ कर दे रहे हैं। मैंने भी बताया कि कंपनी ने 14 लाख पाउंड की क्या की थी? डिमांड भी ब्रिटिश सरकार से की थी बच्चे। जब वारेन हेस्टिंग साहब आ गए तो ब्रिटिश सरकार ने 1773 में एक एक्ट बनाया बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट। इसे हिंदी में नियामक अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामक अधिनियम। अब एक क्वेश्चन जल्दी से मैं दे रहा हूँ, अगर मैं पूछ लूँ बच्चे, कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, वो जरूर से बता सकते हैं बच्चे कि जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था तो उस समय बच्चे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी बताएं कमेंट्स में। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी बताइए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, लॉर्ड नॉर्थ। और ये एक्ट बच्चे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया बच्चे। प्रधानमंत्री का क्या नाम मैंने बता दिया? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन का क्या था बच्चे? प्राइम मिनिस्टर था। जल्दी कर लीजिए नोट। इसी में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लीजिएगा, अभी तक कंपनी उनके मालिक चलाते थे। अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, प्रावधान किया गया। चलिए आगे बताते हैं, इसको जल्दी से कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अभी तक कंपनी उनके मालिक चलाते थे बच्चे, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार के अधीन कंपनी को कर दिया गया। जल्दी, और इनकी नियुक्ति बच्चे ब्रिटिश सरकार करेगी। जल्दी, हो गया होगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए कहीं पेन से बच्चे। इसमें मेंबर्स की संख्या 6 थी और इन मेंबर्सों का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था 6 वर्ष। छः वर्ष, 24 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रावधान कर दिया गया जो कंपनी की देखरेख करेंगे बच्चे। अब इसके अधीन कंपनी कार्य करेगा। अभी तक कंपनी उनके क्या चलाते थे, मालिक चलाते थे। जल्दी ये जरूर याद रखिएगा, 24 और कार्यकाल कितने वर्ष था, 6 वर्ष था। चलिए जल्दी से आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बच्चे। इसी एक्ट के तहत ध्यान से देखिएगा, जब ब्रिटिश सरकार ने बच्चे अपने कानून बना दिए और ब्रिटिश सरकार स्वयं रेगुलेट करने लगी कंपनी को, तब यहाँ पर एक प्रावधान किया गया बच्चे। हमारी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मैंने आपको बताया था। एक प्रेसिडेंसी का नाम बंगाल था, एक का नाम बेटा बॉम्बे था और एक प्रेसिडेंसी का नाम मद्रास था। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सर क्या किया गया, ये जो बम्बई और मद्रास थी बच्चे प्रेसिडेंसी, इसको किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सर कौन से एक्ट के तहत बंगाल के अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया, या कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से एक्ट के तहत बच्चे बंगाल की पावर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। अब बंगाल बंबई को यानी कि मद्रास बच्चे और बंबई को किसके अधीन किया गया, बंगाल के अधीन। और बंगाल का जो अभी तक क्या बनता था बेटा, गवर्नर, बंगाल का जो अभी तक क्या बनता था, गवर्नर, इसी व्यक्ति की पावर को बढ़ा दिया गया और इसी व्यक्ति को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर एक होगा सर कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आपका रिजल्ट होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अब मैंने यहां पर कहा बच्चे कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। अब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में क्या था बच्चे, अगर पूछा जाए कि इस समय जब रेगुलेटिंग भारत आया तो बच्चे बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आप बताओगे, रिजल्ट दोगे कि सर जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। कौन था बेटा, वारेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर। फिर मैंने कहा कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया आया, तो जब वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया आया बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे और मद्रास को किसके अधीन किया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। और जब बंगाल के अधीन कर दिया गया तब बंगाल का जो अभी तक गवर्नर बनता था, इसी गवर्नर के पावर को बढ़ाया गया और जो अभी तक बंगाल का गवर्नर था उसी का नया नाम दिया गया बच्चे, गवर्नर जनरल। क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा जब एक्ट आया तो वारेन हेस्टिंग था बच्चे, अब गवर्नर को गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था बच्चे, प्लासी युद्ध के बाद मैंने आपको बताया था। तो बंगाल का बच्चे कोई ना कोई तो अंतिम गवर्नर बन गया और बंगाल का अंतिम गवर्नर बना बच्चे वारेन हेस्टिंग। अब यहां पर देखो कि वारेन हेस्टिंग ही बच्चे, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का जब अंतिम गवर्नर बना और इसी के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर को गवर्नर जनरल कहना शुरू किया गया बच्चे। तो आप बताओ बच्चे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, जल्दी से आंसर दीजिए।
जल्दी दीजिएगा बच्चे, नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने। चलिए फिर से 1 मिनट इसको समझा देते हैं। चलिए बच्चे, तो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया बच्चे, तो भारत आया तो बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था बच्चे। उसके बाद मैंने कहा कि बंगाल के अधीन बम्बई और मद्रास को कर दिया गया और इसी गवर्नर को बच्चे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ये भी मैंने बता दिया कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बट इसी के कार्यकाल के दौरान गवर्नर को गवर्नर जनरल किया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया बच्चे? वारेन हेस्टिंग बन गया बेटा। क्लियर? जल्दी से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट होगा बच्चे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मैंने बता दिया कि तीनों प्रेसिडेंसियां क्या हो गई? एक हो गई बच्चे। अगला क्वेश्चन होगा सर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, ध्यान से देखिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में, कितने सन में? 1774 में बंगाल में ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब यहाँ पर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए और बताइए कि सर ये कितनी सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय थी? जल्दी से बच्चे बताएंगे हमारे, जल्दी से बच्चे बताएंगे। हाँ बहुत तेज आंसर करिए, कितनी सदस्यीय थी? जल्दी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सर, इसका जो चीफ जस्टिस बनाया गया यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, कमेंट्स में नाम आने चाहिए सर मुख्य न्यायाधीश का नाम, एल्जा इप्पे। और बच्चे इसके अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? 3, लेमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे बेटा। जल्दी से देख लीजिएगा। तो पहली बार भारत देश में बच्चे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? हाँ ये सर मत समझ लिए कि एट द टाइम जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कार्य करे, ये सुप्रीम कोर्ट सर 1935 के एक्ट के तहत 1937 में बच्चे स्टेबलाइज किया जाएगा और ये बच्चे अंग्रेजों की थी। जल्दी। हो गया बच्चे। एक क्वेश्चन यहाँ पर पेन कॉपी है, नोट कर लीजिएगा। यहीं से भारत देश में बच्चे कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका, कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका की शुरुआत हुई। कब हो गई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डार्क पेन से करिएगा। लेकिन विधायिका जो लेजिस्लेटिव थी, विधायिका ब्रिटेन में ही रह गई बच्चे, अभी भी ब्रिटेन में ही है इस एक्ट के तहत। न्यायपालिका कार्यपालिका तो भारत में आ गई, लेकिन अभी भी विधायिका कहाँ थी बच्चे? ब्रिटेन। जल्दी। हो गया, मिटा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे इतना। भारत में कार्यपालिका भी आ गई, भारत में न्यायपालिका भी आ गई, लेकिन अभी भी विधायिका बच्चे कहाँ थी? ब्रिटेन में थी। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इप्पे। अब ध्यान से फिर से यहाँ लौटो, और मैंने कहा था अभी कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे कि बंगाल का
गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपका रिजल्ट होगा सर जी वारेन हेस्टिंग बना। क्लियर हो जाएगा। अब बेटा प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। उसी समय बच्चे 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई? स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा हिप्पे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये बच्चे मित्र बन गया किसका? एलिजा हिप्पे का। ये याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा। बच्चे वारेन हेस्टिंग किसका मित्र बना? एलिजा हिप्पे का। और एलिजा हिप्पे किसका मित्र बन गया? वारेन हेस्टिंग का बना। और जब ये दोनों लोग मित्र हो गए तो अब देखो सर, ये बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। और ये बच्चे बंगाल का ही नहीं, बच्चे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसका ये क्या बना? मुख्य न्यायाधीश बन गया। और आपको भी पता है सर, एक आदमी नेता आदमी, दूसरा न्यायपालिका, यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ने क्या कर लिया सर? फ्रेंडशिप कर लिया। अभी आप लोग पॉलिटी में पढ़ते हो सर, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, डीएसपी में हम आपको पढ़ाएंगे आगे। ध्यान से सुनना, एक आर्टिकल आएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में, आर्टिकल 50 बेटा 50, अनुच्छेद 50 में साफ साफ लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। ठीक है। और आज भी सर आपको भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यपालिका अलग काम करती है और न्यायपालिका अलग करती है। अभी सर फॉर एग्जांपल लिया जाए, भारतीय गवर्नमेंट है सर ना, वो सुप्रीम कोर्ट से मित्रता कर ले। ठीक है। तो अभी मान लो एट द टाइम कोई भारतीय बच्चे सरकार का कोई विरोधी आदमी हो, जैसे मुझे ही ले लो यार, मैंने ना सरकार का विरोध कर दिया, बम्पर तरीके से कर दिया। और क्योंकि बच्चे सरकार अच्छा भी करती है, और कुछ देखिए दो पहलू ही होते हैं सर, एक निगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं। अब सरकार का मैंने जबरदस्त विरोध किया, अभी सरकार क्या करे ना सर, अगर ये दोनों बंदे मित्र हैं तो सरकार टेलीफोन करेगी किसको? न्यायपालिका को, भैया मैं कार्यपालिका बोल रहा हूँ और ऐसा करो यार न्यायपालिका महोदय, ये जो बंदा जीएस वाला है ना, बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है हमको, सीधा फांसी पर लटका दो इसको। अभी जैसे ही सर कार्यपालिका अपने मित्र के पास, न्यायपालिका के पास फोन किया, वैसे ही न्यायपालिका ने कहा मित्र टेंशन मत लो, मित्र ही मित्र के काम आता है, अभी मैं जीएस वाले की बैंड बजा देता हूँ। ठीक है। पता लगा सर न्यायपालिका ने बिना, देखिए मैं सर विरोध किसका कर रहा था, कोई भी गलत नीति आई होगी, ठीक है, लेकिन बच्चे न्यायपालिका ने बिना कुछ सोचे समझे कार्यपालिका कहने पर पता लगा मुझे क्या दे दिया गया बच्चे? फांसी दे दिया गया। अब अगर ये चीज बताओ बेटा, जब न्यायपालिका ही नहीं रहेगी बच्चे, कार्यपालिका के लिए काम करने लगेगी, तो क्या यहाँ किसी को न्याय दिला पाना संभव होगा? असंभव हो जाएगा। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर हुआ। एलिजा हिप्पे और वारेन हेस्टिंग क्या हो गए? मित्र हो गए। और जब ये दोनों यार मित्र हो जाएंगे तो जो वारेन हेस्टिंग कहेगा वो एलिजा हिप्पे कर देगा सर। अब वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? जितने भी बच्चे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे, उन लोगों को बच्चे नाम देना शुरू कर दिया। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। कहा भैया देखो इनको ले जाओ और फांसी पे लटका दो। अब एलिजा हिप्पे क्या करता था सर? कुछ भी जाने ना समझे बच्चे उस व्यक्ति को तुरंत क्या देता था? सजा देने के लिए स्टार्ट हो गए बच्चे, या सजा भी दे देता था बच्चे कई सारे लोगों को। ये देख लो बेटा इतना जल्दी से, फिर मैं बताऊं कि क्या कारण था, क्यों बच्चे वारेन हेस्टिंग का भारत देश में विरोध भी हुआ। और वारेन हेस्टिंग पहला ऐसा पर्सनालिटी था बच्चे जिस पर महाभियोग लगाया गया। इसको अभी डिस्कस करते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी करो। मिटा दे रहे, रफ कर रहे हैं। अब वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान बच्चे बंगाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम नंद कुमार था। 3 लोग थे बच्चे। नंद कुमार, केस मशहूर है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बताएंगे। घसीटी बेगम और एक बच्चे घसीटी बेगम, चेत सिंह, चेत सिंह, इन्हें बच्चे वारेन हेस्टिंग के कहने पर, किसके कहने पर? वारेन हेस्टिंग के कहने पर एलिजा हिप्पे ने बच्चे फांसी चढ़ा दिया। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अगर पूछा जाए कि सर इनको फांसी कब दे दी गई, तो बेटा याद रखना थोड़ा सा,
1784 में इनको क्या दी देगी बच्चे, फांसी दे देगी। बहुत हाईलाइटेड केस हुआ था, नंद कुमार केस। नोट कर लो ये डेट जल्दी से। हो गया बच्चे। अब यहीं पर जल्दी से बच्चे एक छोटा सा टॉपिक और, जब इन तीनों लोगों को फांसी दे दिया गया सर, क्योंकि इन तीनों लोगों ने ब्रिटिश बच्चे गवर्नर जनरल पर किसका आरोप लगाया था, कुशासन का आरोप लगाया था, और इसी कारण एलिजाबेथ ने इन तीनों लोगों को क्या पे बच्चे फांसी दे दिया, और बाद में उनको फांसी जब चढ़ा दिया गया। और आपको पता है सर फांसी कब चढ़ाई गई, 1784 में, और इसका अच्छा खासा भारत में क्या हुआ बेटा, विरोध हुआ, और ये बात बच्चे कहाँ तक पहुँच गई, ब्रिटेन तक पहुँच गई। ठीक है सर, अब इस पर बच्चे आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स और बेटा। अब ये जब बात ब्रिटेन तक पहुंच गई बच्चे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि यार इन चीज़ों में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने सर एक और एक्ट पढ़ाया बच्चे, जिसका नाम था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। और उस समय बच्चे पीएम था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था विलियम पिट। विलियम पिट, ठीक है। यही बच्चे हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चे, ठीक है। और आप लोग बस मेहनत से पढ़ते जाओ बेटा, ठीक है। एक फ्लो में आ जाओ आप लोग। फिर देखिए सर जब आप रिजल्ट दोगे, हाँ सर बहुत जल्दी है, रक्षाबंधन के बाद बेटा मैं क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगा। और देखिए सर थ्योरी की क्लास अलग रखूंगा, और क्वेश्चन पर्टिकुलर बच्चे 30-35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के लिए मैं टाइम अलग से निकालूंगा बच्चे, ठीक है। और बच्चे बोर्ड पर भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे बच्चे लाइव आने लगेंगे तो फिर लाइव में तो बम्पर तरीके से क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ते ही रहते हैं सर। अगर हम क्वेश्चन पर अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे बेटा, तो हमारे पढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी बच्चे। बस आज के लिए इतना ही बेटा। दूसरी चीज़ की और सब आप लोग कैसे हैं बच्चे, बस मेहनत करते रहो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो। और हाँ बच्चे, जितने बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, क्योंकि बहुत बच्चों की कंप्लेंट आता ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये कर लो बच्चे, ठीक है। और उम्मीद है आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। बस ऐसे बेटा प्यार दुलार अपना बनाए रखो। आप अच्छा करोगे सर तो पक्का है मैं भी कुछ अच्छा करके दूंगा, ठीक है। चलो बच्चे, बाय बाय।